Hi everyone, I'm your host Varsha, and today we are here to dive in an important topic that often goes unnoticed. We have Dr. Adesh Shivpuri with us, consultant pediatrics, dermatologist, and immunologist at Neo Clinic Children's Hospital, Jaipur. Hello, doctor. How are you? बिल्कुल ठीक है। Thank you so much for giving your time, doctor. As we know that primary immunodeficiency disorder week is going on from April 22 to 29th. So we have been hearing a lot about PID. What is this PID actually? सो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी या पीआईडीज, इनको हम आईईआई भी बोलते हैं, यानी इनबॉर्न एरर्स ऑफ इम्यूनिटी। ये बेसिकली बच्चों के कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसरेगुलेशन होते हैं, जिसमें जो नॉर्मल केसेस में बच्चे इन्फेक्शन फाइट कर सकते हैं वो इसमें नहीं कर पाते। दैट मीन्स इनको बार बार इन्फेक्शन होने का एक रिस्क होता है, बार बार इन्फेक्शन कैच करते हैं। इट कुड बी निमोनिया, इट कुड बी लूज मोशंस, इट कुड बी कान में पस बहना, कई टाइप स्किन इन्फेक्शन, कई टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं इन बच्चों को। जब वो बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह इन्फेक्शन फाइट नहीं कर पाता या इम्यूनिटी की कमी रहती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। एक चीज होती है सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी जो अक्वायर्ड होता है। अक्वायर्ड क्या है? जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे एचआईवी आपने सुना होगा, एचआईवी या एड्स, दैट इज सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। कई हमारे बच्चे जो बहुत लंबा स्टीरॉइड से दवाई लेते हैं, उनको भी इम्यूनिटी की कमी हो सकती है। वो सब सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी होते हैं, उनके कारण आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी वो होते हैं जो बच्चों को जेनेटिक कारण से होते हैं, जो आज हम डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर, वैसे तो कहा ही जाता है कि अंडर 5 किड्स आर ऑलवेज लेस इम्यून एंड दैट इज व्हाई वो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, फीवर, ये सब नॉर्मल बीमारियां बिल्कुल। होती है। इसमें एकदम से क्या सारे डॉक्टर्स को अवेयरनेस है कि पीआईडी करवाना है? एक्चुअली प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो लास्ट 5 से 10 सालों में इतने ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। मुझे लगता है प्राइमरी इसका कारण ये है कि अवेयरनेस इसकी काफ़ी बड़ी है। जो वायरल होते हैं रेकरेंट, वो बहुत एक कॉमन सी बात है, बच्चों में वायरल हो जाते हैं, जो कि हम लोग पेरेंट्स बहुत लूजली यूज़ करते हैं वर्ड कि बच्चे की इम्यूनिटी कमी है, आप टॉनिक दे दीजिए बिल्कुल। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो अलग बात होती है। वायरल वैसे भी बच्चों में कॉमन होता है होना, लेकिन अगर उसी बच्चे को बार-बार सीवियर इन्फेक्शंस हो रहे हों या हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो, तो हमें हमेशा सोचना चाहिए क्या ये इम्यूनो डेफिशिएंसी तो नहीं है बच्चे को। ओके, तो कौन कौन से कॉजेज होते हैं पीआईडी के? अपनी जो इम्यूनिटी होती है ना बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने की, इसमें कई अलग-अलग प्रकार के सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। बच्चों में सबसे कॉमनेस्ट जो एंटीबॉडी डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में होती है फाइट करने के लिए इन्फेक्शन, उसकी कमी सबसे कॉमन होती है। वो वाले इम्यूनो डेफिशिएंसी सबसे कॉमन होते हैं। उसके अलावा कई अलग टाइप के होते हैं, जैसे टी सेल इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया, कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट्स हो गए, फैगोसिटिक डिफेक्ट्स हो गए, ऐसे 4-5 अलग-अलग प्रकार के इम्यूनो डेफिशिएंसी इश्यूज होते हैं। सो जो इम्यूनिटी वाली कमी जो बी सेल वाली होती है, वो होती है एंटीबॉडी डेफिशिएंसी, और वो बच्चों में कॉमनेस्ट होती है। तो डॉक्टर, क्या ये बाय बर्थ होती है, लाइक इज इट इनहेरिटेटेड? इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी डिफेक्ट्स होते हैं या इम्यूनो डेफिशिएंसीज होते हैं। कुछ बच्चों के बाय बर्थ होती है, जैसे मेरे पास कई बार कॉल आता है एनआईसीयू से, जो बच्चे पैदा ही हुए हैं, जो 5 दिन के हैं, 10 दिन के, 15 दिन के हैं, उनमें भी हम कई बार सस्पेक्ट करते हैं। और इवन बड़ों में, एडोलेसेंट से, बच्चों से लेके एडोलेसेंट से लेके बड़ों तक, ये हर एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें न्यूबॉर्न, चाइल्ड, अडल्ट, एवरीवन कैन गेट अफेक्टेड। वो कौन सा टाइप का है वो डिपेंड करता है बच्चे के क्या सिम्टम्स हैं या अडल्ट के क्या सिम्टम्स है उसपे। ओके, सो डॉक्टर, व्हाट आर द सिम्टम्स? किस तरह के सिम्टम्स होंगे तब हम पहचान पाएंगे कि ओके पीआईडी करवाना है? या पीआईडी जो इम्यूनो डेफिशिएंसी का सस्पिशन कब होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। तो ये सस्पिशन होना चाहिए दो लोगों को। एक तो जो बच्चे के पीडियाट्रिशियन है, जो पीडियाट्रिशियन जिसके पास फैमिली जाती है बार बार वैक्सीनेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए। एंड सेकेंड द फैमिली देमसेल्व्स, यानी द फादर और द मदर, दे ऑल्सो हैव टू बी अवेयर कि कब हमें सस्पेक्ट करना है कोई इसकी इम्यूनिटी की इश्यूज तो नहीं है। बेसिकली सिम्टम्स में क्या आपने को सोचना होता है, इसमें एक रेड फ्लैग्स करके होते हैं जेफरी मॉडल फाउंडेशन के, जिसमें उन्होंने सिम्टम्स बताए, एक लिस्ट है पूरी इसमें कि कब कब हमें सोचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को बार बार कान से पस बह रहा हो, बार बार निमोनिया हो रहे हो, लंग्स में एक्सरे पे पैच आ रहा हो, बार बार दस्त लगते हो, लूज मोशंस होते हो, या बार बार स्किन इन्फेक्शन होते हो। इसके अलावा अगर बच्चे को कोई भी, आपके उस बच्चे की फैमिली में किसी को रेकरेंट इन्फेक्शन होते हो, या किसी की डेथ हुई हो अर्ली एज पे या किसी भी एज पे बिकॉज ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस, वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड वी शुड थिंक कि इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी तो नहीं है इस बच्चे को। उन बच्चों का हम लोग वर्कअप कराते हैं डिटेल में, ढूंढने के लिए कि इस बच्चे को बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं। ओके,
सो डॉक्टर, जैसे आपने स्किन डिजीज कहा, तो आजकल बहुत नोटिस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो अर्ली लाइक 5-6 डेज के बच्चे होते हैं उनको भी स्किन पे एलर्जी हो जाती है। सो इज इट व्हाट साइन सो इज इट? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। सो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनकी बहुत टाइप की रैशेज होती हैं, अलग अलग टाइप की। ज़्यादातर रैशेज में कोई घबराने की बात नहीं होती है। हम लोग हमेशा पेरेंट्स को डायरेक्ट करते हैं कि आपने न्यूनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से जाके मिलिए इन रैशेज के लिए। ये ज़्यादातर जो न्यूबॉर्न, जो आप 5-6 डेज की बात कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं होती है। जो मैं कह रहा हूँ, जो रैशेज तब होते हैं जब अगर वो बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे को बार बार एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ रही है। जो आप कह रहे हैं रैशेज, वो अक्सर सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी 5-7 दिन में, 10 दिन में धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। बच्चों में, छोटे बच्चों में एलर्जी भी हो सकती है, नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं उनको, पूरी रेड रैशेज हो जाती हैं। वो सब ज्यादातर एलर्जिक फिनोमिनस भी हो सकते हैं। बट जो हम कह रहे हैं वो अलग बीमारियां लंबी, ज्यादा सीवियर होती हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं प्रॉपर, जिसमें एंटीबायोटिक की नीड होती है। आपने कहा एंटीबायोटिक्स, तो आई थिंक जो बच्चों में कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स है दैट इज फॉर फीवर। बहुत ज्यादा बच्चों को फीवर होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड कफ होने लगता है, तो आई थिंक एंटीबायोटिक्स दी जाती है। करेक्ट। एंड कॉमनली होता है, आई थिंक फीवर इज वन डिजीज जो कॉमनली होता ही रहता या है। सो इज दैट आल्सो द सिम्टम ऑफ पीआईडी? एक्चुअली पीआईडी इज लाइक एन इन्फेक्शन। तो बच्चों को फीवर तो होंगे ही इन्फेक्शन में। नंबर वन क्वेश्चन इज वेदर द चाइल्ड नीड्स एंटीबायोटिक और नॉट। उसको एंटीबायोटिक की जरूरत है भी कि नहीं। तो ज्यादातर केस में तो वायरल होते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक का बहुत रोल होता ही नहीं है। ओके। लेकिन अगर बच्चे को बहुत हाई सीआरपी है, हाई डब्ल्यूबीसी है ब्लड काउंट्स रिपोर्ट्स पे, तो हम कई बार सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि इसमें सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, यानी हमने ओरल मुंह से एंटीबायोटिक दिया सिरप या टैबलेट फॉर्म में, उसके बाद भी अगर वो चलता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या नए नए इन्फेक्शन होते जा रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकता है ऐसे बच्चे को। ओके। सो जब हम ये डिसाइड करते हैं कि ओके नाउ वी शुड गो फॉर द टेस्टिंग एंड द डायग्नोसिस ऑफ पीआईडी, देन क्या सिस्टम रहता है, मतलब क्या होता है डायग्नोसिस में? व्हाट सो काइंड ऑफ हाँ टेस्ट बिल्कुल। आर देयर? सो इसमें डिपेंड करता है कि आपके बच्चे के सिम्टम क्या हैं। तो सपोज किसी बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहे हैं या लूज मोशंस हो रहे हैं, तो हमें लूज मोशन, किसी बच्चे को सब फॉर एग्जांपल पॉटी में ब्लड आता है, तो कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसीज में बार बार पॉटी में ब्लड आता है, जिसको वन ऑफ द डिजीजेस कॉल्ड एज विस्कॉट एल्डिस सिंड्रोम। एक बीमारी होती है जिसमें बार बार पस बनते हैं, बच्चे के एब्सेस बनते हैं, चाहे वो लिवर में हो चाहे वो जॉइंट में हो, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होते हैं बार बार, और मवाद या पस बनती है उसमें। उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज। तो अलग अलग, और उसमें भी पॉटी में ब्लड आ सकता है। कुछ बच्चों को आईबीडी होता है, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अगर वो बहुत अर्ली हो, यानी लेस देन 6 years ऑफ एज, इट्स कॉल्ड एज वेरी अर्ली ऑनसेट आईबीडी। उस केस में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, IL-10 रिसेप्टर एंड IL-10 डिफेक्ट्स। तो डिपेंड्स कि अपन क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाकी डिसऑर्डर्स में हम बात करें, तो हम एक बेसिक सीबीसी, जो आपने इन्वेस्टिगेशन की बात करी, एक बेसिक सीबीसी होता है जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली कराते हैं, बिल्कुल। सीबीसी, सीआरपी टेस्टिंग। इवन टॉन्सिलाइटिस होएगा तो भी अपन करा लेते हैं कई बार। अपन को एक बेसिक सीबीसी देखने में भी एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी प्रकार की इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है। हमें बस देखना आना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं सीबीसी में। सो फॉर एग्जांपल हम सीबीसी जब देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी काउंट हाई है या लो है, न्यूट्रोफिल काउंट हाई है या लो है, लिम्फोसाइट काउंट हाई है या लो है, प्लेटलेट्स हाई है या लो है, इससे, और हीमोग्लोबिन ऑफ कोर्स। इससे अपन को एक बेसिक ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि बच्चे को कौन सी बीमारी हो सकती है, अलोंग विद ऑफ कोर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कभी भी हम किसी इम्यूनोडेफिशिएंसी को डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो हमें हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, बच्चे को एग्जामिन करके, और फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। बिना डिटेल्ड हिस्ट्री, बिना डिटेल्ड एग्जामिनेशन के वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द इन्वेस्टिगेशंस। तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। सो फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री बताई, तो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में अपन पूछ सकते हैं निमोनिया का, लूज मोशंस का, इन चीज़ों के बारे में, कोई रैशेस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं स्किन के। उसके बाद भी स्टार्ट एग्जामिनिंग द चाइल्ड, हमें मालूम पड़ता है कि किसी बच्चे के टॉन्सिल ही नहीं है। तो जब हम मुंह खोल के गला देखते हैं किसी बच्चे का टॉन्सिल फीवर के साथ, उसमें अगर टॉन्सिल्स एब्सेंट हो, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है एंटीबॉडी डेफिशिएंसी। इसको हम बोलते हैं XLA, यानी एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया। ज्यादातर बॉयज में होता है बिकॉज एक्स लिंक्ड है बीमारी। तो इट डिपेंड्स कि एग्जामिनेशन पे क्या है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पास 1 महीने का बच्चा आ गया, उसका इन्फेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है, नया नया इन्फेक्शन कैच कर रहा है, टीबी कैच कर लिया, कुछ ना कुछ कैच कर लिया बच्चे ने, उस केस में हमें ढूंढना होता है थाइमस कैसा है उसका। एक्सरे पे, चेस्ट एक्सरे कराते हैं हम बच्चे का निमोनिया के लिए, उस पे यहाँ दिखता है कि थाइमस उसका प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। दूसरी बात, अगर बच्चे की सीबीसी में हमें लगता है कि लिम्फोसाइट काउंट बहुत लो है, तो ये एक ऑलमोस्ट इमरजेंसी वाली बात है, क्योंकि उसको SCID या स्किड करके एक बीमारी होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, वो हो सकता है।
सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी में बच्चों को सिवियर फॉर्म्स में ट्रांसप्लांट चाहिए ही होता है, अदरवाइज मेजॉरिटी 2 साल की उम्र तक आते आते बच नहीं पाते हैं, सिवियर इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन होते जाते हैं। सो इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी टू आइडेंटिफाई स्किड SCID जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रियली डिपेंड्स, ये तो हो गया बेसिक CBC पे हमको आइडिया लग जाता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसके अलावा हम BCG स्कार देखते हैं, जो यहाँ पे आपके हम सबके स्कार होता है जो बिल्कुल। बचपन में इंजेक्शन लगता है BCG का, वो होता है TB के लिए। बट उसका रिएक्शन आया नहीं आया, बच्चे के स्कार बना या नहीं बना, कई बच्चों के वहाँ अल्सरेशन हो जाता है। आई थिंक आजकल के बच्चों को तो यहाँ पे कोई स्कार होता ही नहीं है। नहीं, वो स्कार होता है बिकॉज इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि सारे बच्चों को इंडिया में जब पैदा होते हैं ना, डे 1 डे 0 पे शुरू में ही यहाँ पे वैक्सीन लगता है BCG का। नॉर्मल केस में वो 3 से 5 महीने के बीच में आते आते पूरा निशान छोड़ देता है वो, और वो निशान होना चाहिए। वो है इसका मतलब वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी थी जिससे वो निशान बन गया। अगर वो निशान नहीं बनता या सपोज वहाँ पे बड़ा अल्सर सा बन जाता है या बहुत इन्फेक्शन फैल जाता है, अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी की कोई इम्यूनिटी कम डिसरेगुलेशन तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ऐसा क्यों फैल गया या वहाँ गड्ढा क्यों बन गया या निशान क्यों नहीं बना। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है बहुत ज्यादा। बट डॉक्टर आजकल तो किसी भी बच्चों में ये वाला निशान नहीं होता। वो ढूंढना पड़ता है, होता है इंजेक्शन वही निशान होता है जहाँ पे हम लोग जब बच्चे को एग्जामिन करते हैं ना, हाँ। तो हम लोग स्पेसिफिकली T-शर्ट नीचे करके देखते हैं निशान है कि नहीं है। वो होता है, सब बच्चों को होता है वो, जब तक उनको वैक्सीन लगाए। जो बच्चे हमारे UK या US में पैदा हुए हैं तो उनके रूटीन में नहीं आता ये, तो उन बच्चों के नहीं होता ऑफकोर्स। बट जो जो इंडिया में है सबके वो निशान होना चाहिए और होता है, मतलब जिसको वैक्सीन लगाए उसके निशान आएगा। डॉक्टर, सो द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जैसा कि आपने कहा CBC, तो CBC तो बहुत ही कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, तो जब वो करवाएंगे तो डॉक्टर डिटेलली उसको देखेंगे, चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगर उन्हें कुछ रिस्क या डाउट लगता है PID का, देन ही विल गो टू द सेकंड इन्वेस्टिगेशन। Absolutely. व्हाट्स दैट? सो CBC में जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रोफिल कम हो या बहुत ज्यादा हो, लिम्फोसाइट कम हो या बहुत ज्यादा हो, आइदर वे वी कैन सस्पेक्ट कि इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है। सो वंस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं बच्चे में इम्यूनिटी की इश्यूज तो नहीं है, द कॉमनेस्ट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसमें हम IgG, IgA, IgM और IgE, ये अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज होती हैं, इनको हम चेक करते हैं। और जो ये तो हो गया B सेल जो बनाता है, और T सेल जो बनाता है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट सबसेट्स, जिसमें T सेल, B सेल और NK सेल करके हम लोग चेक करते हैं। ये कॉमन चीजें होती हैं। बट इफ यू आर स्ट्रांगली सस्पेक्टिंग, देन वी आल्सो मेनी टाइम्स हैव टू डू अ जेनेटिक टेस्टिंग, जो कि ब्लड टेस्ट ही होता है, बट उसकी रिपोर्ट अराउंड 1.5 मंथ्स में आती है। और उसमें हम लोग पूछते हैं कि आप ऐसे जीन्स ढूंढिए, क्या इसमें ऐसे कोई जीन्स हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी की कमी में कॉज कर सकते हैं, तो उसकी रिपोर्ट, तो दैट इज द फाइनल टेस्टिंग, वन ऑफ द थिंग। अदरवाइज कुछ टेस्टिंग में, मैंने आपको बोला बार बार एब्सेस बनते हैं, पस बनता है, उसमें हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं NBT/DHR, नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, और DHR मतलब डाइहाइड्रोरोडामीन टेस्ट। ये टेस्टिंग से हमें आइडिया लगता है कि वो जो इन्फेक्शन है वो अपना जो सेल है वो मार पा रहा है नहीं मार पा रहा। तो कुछ बच्चों में वो डेफिशिएंसी होती है। तो जो टेस्टिंग होती है वो डिपेंड करती है रियली कि हम लोग क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रकार का इम्यूनोडेफिशिएंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो डॉक्टर जब हम करते हैं और पॉजिटिव आ जाता है तो क्या इसकी स्केलिंग भी होती है कि ओके ये PID स्केल 1 पर है, 2 पर है या 3 पर है? तो इसकी कैंसर की तरह स्टेजिंग तो नहीं होती है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का हमने इम्यूनोडेफिशिएंसी पकड़ा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जो बहुत सीवियर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्किड, जिसमें बच्चे एक्सपायर भी कर जाते हैं बाय द टाइम ऑफ एज ऑफ 2, अगर वो टाइमली उनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उस केस में तो बहुत इमरजेंसी होती है हमें। तो एक तरीके से दैट इज एन इमरजेंसी कि हमें जल्दी उसको पकड़ के ट्रांसप्लांट के लिए रेडी करना है बच्चे को। बट जो बाकी प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉमनेस्ट होते हैं एंटीबॉडी डेफिशिएंसीज जो बच्चों में, उसके लिए हम IVIG रिप्लेसमेंट नाम की जो मेडिसिन होती हैं वो देते हैं, दैट ऑफन गोज ऑन फॉर लाइफ। तो इसके ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी का, डिपेंड्स ऑन कौन सी टाइप की हम सोच रहे हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी। आपने IVIG कहा, इवन आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट IVIG nowadays, so what's that? IVIG इज बेसिकली हमारा एक ब्लड प्रोडक्ट होता है जिसमें हम लोग एंटीबॉडीज ऊपर से बच्चे को सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपका टेस्ट कराऊं या मैं अपना टेस्ट करूं, तो IgG एंटीबॉडी, IgG, IgA, IgM, ये सारी हमारे नॉर्मल लेवल में होनी चाहिए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फाइट करने के लिए। लेकिन सपोज मैं एक इम्यूनोडेफिशिएंसी की, जिसको एंटीबॉडी डेफिशिएंसी है, इसमें कॉमनेस्ट मैंने आपको बताया XLA होता है एक नाम की बीमारी, उसमें क्या होगा, मैं जब टेस्टिंग कराऊंगा ना तो IgG भी बहुत लो आएगा, IgA भी लो आएगा, IgM भी लो आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सप्लीमेंट कर देते हैं बॉडी के लिए कि बच्चा उसके बाद इन्फेक्शन फाइट कर पाए। तो IVIG जो होता है उसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है IgG का और थोड़ा कंपोनेंट होता है IgA का। So these are blood products which we give from the outside so that the child can fight infections. ओके, सो मोस्टली ये किड्स में ही होता है या फिर बड़ों में भी होता है? So
ये हर एज ग्रुप में होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, बट कौन से प्रकार की है वो डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल एडोलेसेंट्स या अडल्ट्स में सीवीआईडी नाम की बीमारी ज्यादा कॉमन होती है, ओके। कंबाइंड वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी। उस केस में भी अगर आईजीजी लो है ना, तो हम लोग एवरी मंथ फॉर एग्जांपल आईवीआईजी की बच्चों को या एडल्ट्स को आईवीआईजी मिलता है, जिससे कि उनका इन्फेक्शन का लेवल ठीक रहता है एंड दे कैन फाइट, बॉडी कैन फाइट इन्फेक्शंस। Along with IVIG, in fact, we also give other medicines for the immunodeficiency. For example, antibiotic या antifungal prophylaxis. So जो बच्चे को या अडल्ट को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, हम उसका एक प्रोफाइलैक्टिक डोज यानी फुल डोज पे नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तो इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन हो ना जाए, उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो प्रोफाइलैक्टिक डोज पे हम देते हैं एंटीबायोटिक और एंटीफंगल, और दैट आल्सो गोज ऑन फॉर फ्यू इयर्स डिपेंडिंग ऑन कितना सिवियरिटी है प्रॉब्लम की। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जो लास्ट आता है थेरेपी में, दैट इज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सम चिल्ड्रन, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है टाइम पे कि उसको कौन सी टाइप का इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जल्दी रेडी करके करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली पीआईडी इज क्योरेबल इन बोथ द एजेस, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली गायब नहीं होती है। सो मैं क्योरेबल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं ट्रीटेबल वर्ड यूज करूंगा कि हम लोग के पास सारी मेडिकेशंस हैं उसको ट्रीट करने की। अगर वो फैमिली और बच्चा हमको रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं और उनको रेगुलरली हम दवाई देते हैं, तो बच्चे का बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पैन और हेल्थ हो सकती है। एंड लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव बीन डायग्नोज्ड वेरी अर्ली ऑन, बट वो मंथली आईवीआईजी लेते हैं और वो दे आर नाउ अडल्ट्स एंड डूइंग वेरी वेरी वेल फॉर देयर लाइव्स। बिल्कुल ठीक तो कर रहे हैं। डॉक्टर बड़ों में कब ये पता लगाना है, बिकॉज जनरली क्या होता है बड़ों को इन्फेक्शन तो होते ही रहते हैं। देर आर फीमेल्स जिनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, या Correct. स्टमक इन्फेक्शन, लूज मोशंस, ये सब हो जाते हैं। तो Yeah. यही बोला जाता है कि डेफिशिएंसी है या इसकी इम्यूनिटी कम है। इतना ज्यादा तो हम सोचते ही नहीं है पीआईडी के बारे में। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। एक्चुअली मैं वही आपसे कह रहा था शुरू में, एक तरीके से आई वुड नॉट यूज द वर्ड मिथ, बट बेसिकली इट इज समथिंग लाइक, बहुत लूजली वर्ड यूज होता है पीआईडी या इम्यूनिटी की कमी। पीआईडी तो यूजली नहीं होता, बट लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, पेरेंट्स मदर्स मेरे पास आके बोलती हैं कि इस बच्चे को हमारी इम्यूनिटी की इम्यूनिटी कमी नहीं है, है। वजन नहीं बढ़ रहा है इसका और कुछ खाता नहीं है। और बच्चे को जब हम एग्जामिन करते हैं, कंप्लीटली नॉर्मल खेल रहा है, एकदम हेल्दी बच्चा लग रहा है हमें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द वर्ड राइटली कि हमें कब पीआईडी बोलना है, कब नहीं बोलना। सो नंबर वन इसमें होता है कि हमें सोचना कब है पीआईडी। हमने जब सोच लिया है तब हम उसको इवेलुएट करा सकते हैं। कुछ बच्चों में हमने रेयरली देखा है एचआईवी टाइप के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी, बट यूजुअली दैट इज पोस्ट। बच्चों में ऐसा कॉमन होता है कि पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया हो, कभी एक्सीडेंटली कुछ हो गया हो तो। अदरवाइज वी डोंट सी एक्वायर्ड कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज यूजुअली स्टे फॉर लाइफ, बट द चिल्ड्रन कैन बी कंप्लीटली फाइन। तो जिन बच्चों को कैंसर होता है वो भी पीआईडी ही कहलाएगा? नहीं, एक्चुअली जो अपनी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, वो अपने को तीन चीजों में हेल्प करता है। एक तो इन्फेक्शन फाइट करने में, एक ऑटो इम्यूनिटी रोकने में। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि आपकी बॉडी आप ही को अटैक कर दे, ऐसा ना हो, उसमें भी हेल्प करता है। और तीसरा कोई कैंसर का रिस्क ना हो बच्चे को, या जब वो ग्रो करेंगे बड़ा, इसमें भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। तो जब इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है, तो ये तीनों चीजें केओस में चली जाती हैं। यानी इम्यूनो डेफिशिएंसी भी हो सकता है, ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकती है, और कैंसर होने के रिस्क पे वो हो जाते हैं ऐसे वाले बच्चे लॉन्ग टर्म में। जो ऑटो इम्यूनिटी है, फॉर एग्जांपल, ऑटो इम्यूनिटी में दे कैन हैव सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस आल्सो। मेरे पास कई बच्चे आते हैं जिनको जुवेनाइल आर्थराइटिस, बच्चों में आर्थराइटिस इज क्वाइट कॉमन। इट इज अराउंड 1 in 1000, 1000 में एक बच्चे को आर्थराइटिस होता है। सो मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको जुवेनाइल आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, लूपस नाम की बीमारी के सिम्टम्स हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, बट उनको साथ में ग्रोथ भी अफेक्टेड है, उनका बिल्कुल वजन नहीं बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ चीजें ऑड होती है, या सीवियर इन्फेक्शंस हुए इन द पास्ट। दैट इज व्हाई डिटेल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चीजें खाली मैच नहीं हो रही हैं आर्थराइटिस में, देन वी हैव टू थिंक कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड ऑटो इम्यूनिटी है। तो इस तरीके के कुछ और अपने रिस्क होते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड कैंसर्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड ऑटो इम्यूनिटी। ओके डॉक्टर, इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या पॉसिबल है पीआईडी में प्रिवेंशन करना? प्रिवेंशन करना पॉसिबल, इट डिपेंड्स रियली कि हम कौन सा पीआईडी सोच रहे हैं, क्योंकि अगर जो जेनेटिक कारण होते हैं ना, उसमें यू कैन नॉट प्रिवेंट द जेनेटिक कारण। वो तो आपके हमें बाद में मालूम पड़ता है ना, ऑफ कोर्स। जैसे कोई फैमिली मेंबर की किसी की डेथ तो नहीं हुई है, किसी सिबलिंग डेथ जिसको हम बोलते हैं, किसी भाई बहन की डेथ हो गई हो, कभी किसी कजिन्स की फैमिली में डेथ हुई हो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, जो जीन्स से आते हैं उनको प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज प्रॉब्लम्स। यानी उसमें हेल्दी डाइट खाएंगे और
गुड स्लीप लेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखेंगे अपना अच्छा, तो योर ग्रोथ विल बी फाइन। इट विल नॉट प्रिवेंट द इम्यूनोडेफिशिएंसी पार्ट डेफिनेटली। तो दवाई की आपको जरूरत तो है ही, बट दवाई के साथ साथ अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो और ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, जल्दी होगी और अच्छी ग्रोथ होगी। डॉक्टर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। इट्स लाइक इट इज ऑलवेज सेड कि इम्यूनिटी तब बनती है जब हमें कोई बीमारी होती है और हम उसकी दवाई नहीं लेते। वी लेट आवर बॉडी टू फाइट विद दैट डिजीज एंड दैट इज हाउ योर इम्यूनिटी इज मेड। तो अब पीआईडी के केस में तो हमें बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। Yeah. सो प्लीज एनलाइटन दिस। सो लाइक आई सेड, वायरल तो बहुत फ्रीक्वेंटली होते ही रहते हैं बच्चों को, प्लस जो वैक्सीन्स हम देते हैं बच्चों को, टीके जो लगते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं, उससे इम्यूनिटी बनती है सबसे ज्यादा। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स फॉर दोज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। होता क्या है, कभी भी आपको कोई बीमारी ट्रीट करनी हो, वी हैव टू थिंक अबाउट रिस्क और बेनिफिट। सपोज मैं उसको एंटीबायोटिक दूं ही ना, मैं लड़ने दूं बॉडी, कई हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं फीवर आए बच्चे को कि इम्यूनिटी बनेगी इससे, बट उससे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो प्रोग्रेस कर सकता है, फैल सकता है पूरी बॉडी में, और इन्फेक्शन बहुत बढ़ सकता है। तो जब भी ऐसे केस होते हैं, जब 4-5 दिन से ऊपर फीवर चला गया है, सीआरपी बढ़ता जा रहा है, बच्चा ठीक नहीं है, तो केसेस में हम वेट नहीं करते हैं। इफ वी फील कि फीवर धीरे धीरे कम हो रहा है या सीआरपी बहुत हाई नहीं है या वायरल टाइप लग रहा है, तो हम एंटीबायोटिक्स खुद ही नहीं देते हैं। तो दैट इज अ नेचुरल वे ऑफ द बॉडी फाइटिंग एन इन्फेक्शन। Second way is via vaccines. We can give vaccines also. So, doctor, we talked about loose motion. Loose motion can be one symptom of PID. Constipation can also be a reason. Constipation usually is not a cause. Constipation is very common in children though. Constipation बहुत कॉमन है, हमारे बच्चे आते हैं, मदर्स आती हैं, फादर्स आते हैं, वो बोलते हैं बच्चे को हमारे कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है, और ये रोज स्टूल पास नहीं करता है, करता तो बहुत टाइट करता है। दैट इज यूजुअली नॉट अ फीचर ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, बट फॉर दैट ऑल्सो वी यूजुअली एडवाइज देम कि डाइट चेंजेस करें, ज़्यादा फाइबर रखें, सैलड फ्रूट ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और वो उससे ठीक हो जाता है। यूजुअली इट्स नॉट अ सिम्पटम ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी। So, doctor, how common is PID in India? इसके एक्चुअली रियल नंबर्स तो किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया में केसेस हैं कितने, बट जो जनरल स्टैटिस्टिक्स है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इंडिया की है थोड़ी, यूएस की है थोड़ी, अब्रॉड यूके यूरोप की है, उससे एक रफ एस्टिमेट है हमारे पास कि 1000 या 1200 में से एक बच्चे को इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है। बट ओवर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स इसके नंबर्स रैपिडली राइज हो रहे हैं, क्योंकि इसका पिकअप अच्छे से कर पा रहे हैं लोग, सस्पेक्ट कर रहे हैं जल्दी, टेस्टिंग इसकी बहुत इजीली अवेलेबल हो रही है अब इंडिया में भी, इसलिए पिकअप ज्यादा हो रहा है। तो अब नंबर्स इनके बढ़ते जाएंगे, और रियल नंबर्स तो वी डोंट इवन नो, हो सकता है बहुत ज्यादा होंगे नंबर्स जितने हमें पता है उनसे। तो डॉक्टर, क्या पीआईडी पहले से था या ये अभी लास्ट 5-10 इयर्स में एक्टिव हुआ है? नहीं, इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैव ऑलवेज बीन देयर, ये हमेशा से थी, क्योंकि जेनेटिक कारण है ना, ये हमेशा से होते हैं, बट पहले पिकअप नहीं हो पाते थे, पता नहीं था। पता नहीं चलता था। सो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को सीवियर इन्फेक्शंस हुए, बार बार इन्फेक्शन हुए, और वो फाइनली सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसमें लोग इम्यूनोडेफिशिएंसी सोचते नहीं थे, तो लोग सोचते थे कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ और बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो लोग, पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या इसको इम्यूनोडेफिशिएंसी तो नहीं है, ऐसा क्यों इन्फेक्शन इतना सीवियर हो रहा है किसी भी बच्चे को कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में हमें सोचना पड़ता है। या कई बच्चे हमारे पास टीबी के आते हैं, जिनका टीबी ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाई दिए जा रहे हैं, उन केसेस में भी हमें कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी सोचनी होती है। सो डॉक्टर्स, एज यू सेड कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो आई थिंक लोगों से ज़्यादा पीडियाट्रिशियन एंड डॉक्टर फ्रेटर्निटी में ये होना चाहिए, बिकॉज पीडियाट्रिशियन आर द वन जो Correct. हमें बताएंगे कि ओके पीआईडी करवाना है, बिकॉज पेरेंट्स तो अपने पीडियाट्रिशियन को ही फॉलो करेंगे। तो क्या आपकी फ्रेटर्निटी में ये सबको अवेयरनेस है कि अगर ऐसे इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो हमें ये सारे टेस्ट करवाने? नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव दैट जयपुर में मेरे पास बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस हैं जो पेशेंट्स भेजते हैं। सो दे आर वेरी वेल अवेयर एक्चुअली पीडियाट्रिशियंस, एंड यू आर राइट। मुझे लगता है अवेयरनेस दोनों में होनी चाहिए, पेरेंट्स में भी और डॉक्टर्स में भी, क्योंकि पेरेंट्स को होगी तब दे विल आस्क दिस क्वेश्चन टू द डॉक्टर। क्या होता है, कभी कभी एक बिजी ओपीडी में डॉक्टर मे नॉट ऑलवेज थिंक ऑफ एन इम्यूनोडेफिशिएंसी, सो द पेरेंट अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट जयपुर में जितने पीडियाट्रिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली आर वेरी वेल अवेयर कि कब हमें इम्यूनोडेफिशिएंसी सोचना है, कि बच्चे को बार बार क्यों हो रहे हैं, क्या इसको इम्यूनोडेफिशिएंसी तो नहीं है। तो अक्सर वो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं फॉर वर्कअप कि हमें इम्यूनोडेफिशिएंसी का वर्कअप की जरूरत है या नहीं है, आप बताएं। ओके, आई थिंक इस पॉडकास्ट से भी हमारे सारे लिसनर्स और सारे व्यूअर्स को ये पता चलेगा कि पीआईडी अवेयरनेस वीक चल रहा है एंड यू कैन थिंक ऑफ दिस डिजीज। वी रियली विश कि किसी को ना हो, बट ठीक है, अगर हो रहा है तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। सो दिस विल बी रियली बेनिफिशियल टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स डॉक्टर। एंड मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमें पता चले कि हमारी फैमिली में या हमारे पास के रिलेटिव में, नेबर्स में किसी को पीआईडी है, तो क्या हमें अपने बच्चे को उससे दूर रखना है?
नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, इसमें कोई ऐसा स्प्रेड होने वाली इन्फेक्शन नहीं है। दिस इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी का इशू, इसमें कुछ भी ऐसे घबराने की बात नहीं होती, ये कोई कंटेजियस नहीं है, ये स्प्रेड नहीं होता ऐसे। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपके बच्चे को भी बार बार सीवियर इन्फेक्शन हो रहे हैं एंड यू नो कि एक फैमिली मेंबर में ऐसा एक केस है जिनको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, तो आपको सोचना पड़ सकता है कि क्या मेरे बच्चे को तो नहीं है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यू हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट एट द राइट टाइम। जो इम्यूनोलॉजिस्ट या रूमेटोलॉजिस्ट होंगे आपके, वो आपको बताएंगे कि इसका इनका आपके बच्चे का इम्यूनिटी का वर्कअप की जरूरत है नहीं है, और है तो कौन से वाले टेस्ट की जरूरत है। So doctor, one thing is there, एक बच्चा जिसको नहीं है पीआईडी, एक बच्चा जिसको पीआईडी है, क्या उनमें हम देखकर डिफरेंस पता लगा बिल्कुल, पाएंगे? एब्सोल्युटली। कई बार क्या होता है कि जो ट्विन्स बच्चे भी आते हैं हमारे पास कई बार, तो एक ट्विन तो बहुत वजन कम है, हाइट कम रह गई है, और जो दूसरा बच्चा है वो साथ के साथ एक साथ पैदा हुए दोनों, वो बिल्कुल हेल्दी है। तो जब हम ऐसे देखते हैं ना कि किसी बच्चे के इन्फेक्शंस भी बार-बार हो रहे हैं और उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, ग्रोथ मतलब हाइट या वेट, वो विजिबल हो जाता है कई बार ओवर टाइम। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू पिक अप अर्ली, इससे पहले ये विजिबल हो, बट कई बार हमारे पास केसेस लेट पहुंचते हैं जिसमें वो विजिबली दिखता है कि बच्चे का हाइट कम है, वेट कम है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी, या वजन कम हो रहा है, देन यू शुड स्ट्रांगली सस्पेक्ट। तो आप देख के भी बोल सकते हैं इनफैक्ट कि इसका चांस है इसको, या सस्पिशन है कि इसको इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है। मतलब इज इट वेरी सीरियस? अगर किसी को हो जाए तो बहुत डरने की बात है? घबराने की कोई बात नहीं है, बट वी हैव टू रीच द स्पेशलिस्ट अर्ली, क्योंकि जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजिस्ट के पास, उतनी जल्दी हम मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, उतनी ही उसके आगे की लाइफ स्पैन एंड लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफ इंप्रूव होएगी। जितना लेट आप पहुंचेंगे उतने चीजें, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी काफी सारी हो चुकी होंगी उस बच्चे को, अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज व्हाई अर्लियर यू रीच द स्पेशलिस्ट द बेटर। Okay. So, doctor, last thing, what message would you like to give to our viewers and listeners? What takeaways can they take from today's podcast? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंक अबाउट पीआईडी। आपको सोचना होता है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी नाम की बीमारियां भी होती हैं बच्चों में, इससे भागना नहीं है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है कि ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे को इम्यूनोडेफिशिएंसी हो। अगर उसको बार बार सीवियर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ रही है, सो थिंक पीआईडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। उसके अलावा इफ समथिंग इज एबनॉर्मल, एवरी टाइम सीबीसी करा रहे हैं आप लोग, रिपोर्ट बार बार करानी पड़ रही है, बार बार कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट कि इसको कोई इम्यूनिटी की इश्यूज तो नहीं है। ये दो सबसे बड़े मैसेज आई थिंक जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। डॉक्टर, जिन बच्चों को डायग्नोज हो गया है पीआईडी, क्या वो दूसरे सारे वैक्सीनेशंस ले सकते हैं? बिकॉज देर आर मेनी वैक्सीनेशंस Yeah. जो 5 इयर्स तक लेने होते हैं, इवन 12 इयर्स Yeah. तक भी लेने होते हैं, तो क्या वो वैक्सीनेशन दी जा सकती है? कैन वी क्योर आवर किड फ्रॉम अदर डिजीजेस? सो वैक्सीनेशंस, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। वैक्सीनेशंस नॉर्मली हम लोग बच्चों को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ही देते हैं, लेकिन जिन बच्चों में इम्यूनोडेफिशिएंसी डायग्नोज हो गया, सो दैट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, तो उसमें वैक्सीनेशंस कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। सो वैक्सीन्स जो होते हैं अपने, फॉर एग्जांपल बीसीजी हो गया, पोलियो हो गया, दीज आर लाइव वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन मतलब अगर हम वो देंगे तो एक ये रिस्क है कि बच्चे को पोलियो ही ना हो जाए, टीबी ही ना हो जाए विद द वैक्सीन, सो देयर इज अ रिस्क। सो इट रियली डिपेंड्स कि हमें कौन सा इम्यूनोडेफिशिएंसी में कौन सा वैक्सीन देना है। फॉर एग्जांपल जो कॉमनेस्ट बच्चों में होता है एक्स लिंक्ड एगामा ग्लोबुलिनीमिया, जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होती, उसमें हम ऊपर से आईवीआईजी दे रहे हैं, एवरी मंथ आईवीआईजी देते हैं, उनमें वैक्सीन रिस्पॉन्सेज बहुत पुअर होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं होते। बट फॉर एग्जाम्पल फ्लू वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन होता है, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो डिपेंड करता है रियली कि हम कौन सा टाइप का प्रॉब्लम सोच रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी डायग्नोज्ड है या सस्पेक्टेड है, तो आप पहले वैक्सीन मत लगवाइए, आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलिए और उनसे पूछिए कि इस इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है क्या बच्चे को, और अगर इसको है तो कौन कौन से वैक्सीन देने अलाउड है, क्योंकि सारे अलाउड नहीं होते ऐसे केसेस में। ओके, सो पीडियाट्रिशियन को पूरी इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, और वो दे कैन बता मीट द देंगे। पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और द स्पेशलिस्ट जो इम्यूनोडेफिशिएंसी से डेली डील करते हैं ना, उनको ज्यादा आइडिया रहता है रिगार्डिंग विच वैक्सीन टू गिव एंड विच वैक्सीन टू अवॉइड फॉर अ केस ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी। नॉर्मल केसेस में 100% यू हैव टू गो टू द पीडियाट्रिशियन एंड दे विल गिव यू ऑल द वैक्सीन्स, व्हिच इज द राइट थिंग टू डू। डॉक्टर अभय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर Most प्रेशियस टाइम। आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए बहुत टाइम दिया अपना, थैंक यू Thank you. सो मच। Thank you for एंड having me. आई जस्ट होप कि आज के इस पूरे पॉडकास्ट से हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बहुत बेनिफिट होगा। एंड यस, डेफिनेटली हम सब पेरेंट्स को, सबको ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। वी विल बी बेनिफिटेड। अगर हमें अवेयरनेस होगी किसी भी डिजीज की, तो हम अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को एक बेटर और हेल्थियर लाइफस्टाइल दे पाएंगे।